मैं सोफे पर बैठी खामोशी से टीवी के बजाय अपनी नौकरानी किरण को देख रही थी। पतली कमर, लंबे बाल, इसके तो अंदाज ही अलग है। ऐसा लगता था काम वाली नहीं बल्कि घर की मालकिन हो। तैयार भी ऐसे ही हुआ करती थी। मैंने आज तक ऐसी नौकरानी नहीं देखी थी। पता नहीं किस घड़ी में मैंने इसको नौकरानी रख लिया था। इसे रखने के बाद मुझे सुकून नहीं बल्कि बेचैनी हो गई थी। मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं इसे निकाल भी नहीं सकती थी। जब से हम इस नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे, मुझे कोई काम वाली नहीं मिल रही थी। मैं उम्मीद से थी, इसलिए मुझे किसी न किसी को अपनी मदद के लिए रखना ही था। और फिर एक दिन ये नौकरानी खुद ही हमारे दरवाजे पर चली आई और कहने लगी कि मैं सारे मोहल्ले में काम करती हूँ। आप लोग नए शिफ्ट हुए हैं, अगर नौकरानी की ज़रूरत हो तो मैं काम कर लूँगी। मुझे तो लगा था कि ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली है और मुझे घर बैठे ही नौकरानी मिल गई है। लेकिन उसे रखने के बाद तो मेरी परेशानी बढ़ती चली गई। वह खूबसूरत तो थी, साथ में उसके अंदाज भी ऐसे थे कि मैं हैरान रह जाया करती। ऐसा लगता जैसे कोई बहुत पढ़ी लिखी लड़की हो। बात करने का अंदाज भी ऐसा ही था। मैं जब भी पूछती तो यही कहती कि हाँ दीदी, मैंने 10वीं पास कर रखी है। लेकिन 10वीं पास को कौन नौकरी देता है, इसलिए घरों का कामकाज शुरू कर दिया। ये सुनकर मैं खामोश हो जाती। शुरू में तो मेरे पति ने इस नौकरानी को रखने पर बहुत एतराज़ किया, लेकिन जब मैंने उनकी बात न मानी और उनसे कहा कि मुझसे घर के कामकाज नहीं होते, अगर ऐसा है तो घर के काम भी खुद कर लो, तो मजबूरन वे चुप हो गए और फिर उन्होंने नौकरानी को लेकर कोई बात न की। मगर फिर एक बात मुझे बहुत ही अजीब महसूस होने लगी, जो मेरे दिल दिमाग में खटक रही थी, जिस बात ने मेरी नींद उड़ा दी थी। ये मेरे पति का इस नौकरानी के आगे पीछे फिरना था। जिस नौकरानी को रखने पर मेरे पति को इस कदर एतराज़ था, वे इसी नौकरानी के आगे पीछे फिरते दिखाई देने लगे। शुरू में मुझे लगा ये सब मेरा वहम है, क्योंकि मेरी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था और इसलिए मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। मगर हर गुजरते दिन के साथ मुझे इस बात पर यकीन आने लगा कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि वाकई ही मेरे पति इस नौकरानी के आगे पीछे फिरते रहते हैं। वे मेरे कमरे की सफाई करने जाती तो मैं लॉन्ज में चली जाती, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी थी। लेकिन मेरा पति बहाने बहाने से कमरे में कई चक्कर काट लिया करता। समझ नहीं आता था कि इस नौकरानी में ऐसी भी कौन सी कशिश है जो मेरा पति इसके पीछे खिंचा ही चला जाता है। एक दो बार मैंने गुस्से से अपने पति को समझाने की भी कोशिश की, जब किरण सफाई कर रही हो आप इसके पीछे कमरे में ना जाया करें, अच्छा नहीं लगता। पता नहीं वे आपके बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मेरी बात सुनकर मोहन अजीब ही नज़रों से मुझे देखते और कहते कि मैं किरण के पीछे नहीं जाता हूँ, किसी न किसी काम से ही जाया करता हूँ। पता नहीं तुमने कैसी नौकरानी रखी है, वे तो एक कमरे की सफाई में घंटा लगा देती है। अब क्या मैं इसके इंतज़ार में अपने काम छोड़ दूं? पता नहीं ऐसे कौन से काम थे जो मेरे पति को इसी वक्त याद आते थे जब किरण हमारे कमरे की सफाई किया करती। शुरू में तो मैं मोहन की बात का यकीन कर लेती, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मुझे अपने पति की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझसे बेवफाई कर रहे हैं। लेकिन मुझ जैसी पढ़ी लिखी हुई और खूबसूरत बीवी को छोड़कर एक नौकरानी के पीछे कैसे लग सकते थे, यही सोच कर मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं पेट से थी और इन दिनों में औरत अजीब हो जाती है, अजीब अजीब से सोचने लगती है, और मेरे हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं अगर किसी बात को लेकर सोचना शुरू करती तो घंटों तक किसी बात से उलझी रहती। तो कभी मुझे लगता कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। मोहन ने तो मुझसे अपनी मोहब्बत से शादी की थी, वे भले मुझे धोखा क्यों देंगे। मेरे खातिर तो उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया। एक दिन मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी पुरानी सहेली मीना का फ़ोन आ गया। ना चाहते हुए भी मैंने उससे ये बात कह बैठी कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पति हमारे घर की नौकरानी में दिलचस्पी लेने लगा है। मेरी बात सुनकर मीना कुछ चौंक गई और कहने लगी कि फिर तो तुम्हें नज़र रखनी चाहिए। ये नौकरानियाँ जो होती हैं बड़ी ख़राब होती हैं, घर के मालिकों को फंसा लेती हैं और मालकिन की जगह ले लेती हैं। तुम्हारा पति भले ही तुम्हें न छोड़े, लेकिन ये तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी जवान नौकरानी से
चक्कर चलाने से बाज नहीं आएगा। वैसे भी इसने तुमसे भी तो ऐसी ही मोहब्बत की शादी की है ना। मीना की बात ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। वे मुझसे बहुत समझा रही थी, लेकिन मैं तो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मेरी और मोहन की शादी को 6 महीने ही हुए थे और मैं ससुराल से अलग हो गई। दरअसल मैं और मोहन एक ही कॉल सेंटर में नौकरी करते थे और वहीं हम दोनों मोहब्बत के बंधन में बंध गए थे। कॉल सेंटर ही नौकरी में कभी दिन की ड्यूटी होती तो कभी रात की। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते थे और यही बात मेरे ससुराल वालों को हजम नहीं हो रही थी कि मैं लड़की होकर कैसे नाइट ड्यूटी करती हूँ। मुझे यकीन था कि मैं ख़ानदानी नहीं हूँ, क्योंकि उनकी नज़र में ख़ानदानी लड़कियाँ ऐसी नौकरानियाँ नहीं रखती। मोहन के घर वाले वैसे भी एक नौकरी वाली औरत को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए वे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। लेकिन मोहन के आगे वे मजबूर हो गए और उन्होंने मुझे अपने घर की बहू तो बना लिया, लेकिन अपना न सके। मेरी हर छोटी बड़ी बात मेरी सांस की नज़रों में खटकती। मुझे घर के कामकाज भी नहीं आते। नौकरी की वजह से मैंने कभी घर को वक्त ही नहीं दिया था। इसी बात को लेकर वे मुझे कुछ कह देती तो मैं उनसे झगड़ा करने खड़ी हो जाती। 3-4 महीने ही हमने एक साथ गुजारे और इसके बाद घर मैदान जंग बन गया। मुझसे खामोश न रहा जाता था और मोहन की माँ मेरी कमियों को नज़रअंदाज नहीं करती थी। मोहन का हाल तो फुटबॉल जैसा हो गया। वे माँ और बीवी के बीच पीस कर रह गया था, तो उन्होंने फैसला किया कि हम अलग हो जाते हैं। ये सुनकर उनकी माँ ने खूब हंगामा खड़ा किया और कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था ये नौकरी पेशे वाली औरतें हैं, तुम्हें हमसे अलग कर देंगी। ऐसी औरतें बड़ी ही चालाक होती हैं। लेकिन मोहन ने सिर्फ इस वजह से अलग घर में रहने का सोचा क्योंकि मैं पेट से थी और वे नहीं चाहते थे कि उन दिनों में परेशान रहूं। मोहन की माँ ने भी साफ कह दिया कि ठीक है, जब तुम लोग अलग हो रहे हो तो फिर अपनी परेशानियां और मसलों में हमें उलझाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बीवी उम्मीद से है, इसे अस्पताल भी खुद ही ले जाना और उसका ध्यान भी खुद ही रखना। मैं बहू के खातिर नहीं आऊँगी। मुझे भी उनसे कोई सेवा नहीं चाहिए थी। मैंने भी सामान उठाया और मोहन के साथ अलग घर में नई ज़िंदगी शुरू की। मेरे लिए तो अलग घर और मोहन के साथ ये ज़िंदगी किसी फैंटेसी के जैसी थी, लेकिन 4 दिन में ही मेरे होश ठिकाने आ गए। अब तक तो मैं नौकरी करती ही रही थी, इसलिए मुझे घर का कुछ पता नहीं था। जब नौकरी छोड़ी तो शादी हो गई, लेकिन अब जब घर अलग में आई तो पता चला कि घर संभालना किसी चिड़िया का नाम ना है। मुझे तो दिन में तारे दिखाई देने लगे। खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ना जाने कितने काम थे। मैं काम करके खड़ी होती और इसी में ही शाम हो जाती। दूसरे काम की बारी ही नहीं आती थी। ना ढंग से खाना पक पाता, ना ही मोहन के कपड़े इस्त्री होते थे। 2-4 हफ्ते तक ये मामला चला और इसके बाद मोहन की बस हो गई। वे कहने लगा, रीना कब तक हम ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे? कुछ तो अपने आप को ठीक करो। मैं जानता हूँ तुम पेट से हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारा घर ही तरफ दर हो जाएगा। ना ही मुझे वक्त पर खाना मिलता है और ना ही इस्त्री हुए कपड़े। बताओ मैं नौकरी पर किस तरह जाऊँ? मैं सुबह का गया शाम को थका हारा लौटता हूँ तो घर की हालत देखकर मेरी जान जलने लगती है। मोहन धीरे धीरे मुझसे परेशान हो रहे थे। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन एक मर्द को औरत वही अच्छी लगती है जिसे घर चलाना और अच्छे उसके तौर तरीके आते हों, और मैं फ़िलहाल उन तौर तरीक़ों से अनजान थी। अब मोहन को भी समझ आने लगा था कि क्यों उनकी माँ मुझसे नाराज़ थी। मोहन अक्सर बातों बातों में कहते थे, रीना ये घर गृहस्थी संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम वापस चलते हैं ना, तुम अपना ख्याल ना रख पा रही हो और ना ही घर का। मैं किसी सूरत इस जॉइंट फैमिली में वापस नहीं लौटना चाहती थी, इसलिए मैंने जल्द से जल्द मसले का हल ढूंढा और इस नौकरानी को रख लिया जो मेरे घर के दरवाजे पर खुद ही काम मांगने आई थी। मैंने घर के तकरीबन सारे ही काम किरण को दे डाले। वह सुबह आती, खाना पकाती, साफ सफाई भी निपटा देती, हफ्ते में एक बार मेरे सारे कपड़े भी धो देती और इस तरह अच्छे खासे काम निपट जाया करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मोहन को इससे कुछ मसला था। वह मुझे साफ साफ कहने लगा कि घर के काम के लिए तुमने एक अनजान लड़की को रख लिया है, पता नहीं कौन है, कैसी है, बेहतर था कि तुम खुद ही घर की गृहस्थी सीख लो। मोहन की इस बात पर मैं चिढ़ गई और मोहन से कहा कि इसलिए मुझसे शादी की थी ताकि नौकरानी बनाकर रख दो। अब तो तुम्हें सारे काम हुए मिल रहे हैं तो फिर क्या तकलीफ़ है? यकीनन तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाई है जो तुम मेरे सुकून के पीछे ही पड़ गए हो। मेरी बात पर वे खामोश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में
काया ऐसी पलटी कि वे किरण के आगे पीछे भंवरे की तरह मंडराने लगे और मेरे लिए ज़िंदगी एक तंग दायरे में कैद हो गई। ऐसा लगता है जैसे मैं हर वक्त किरण और अपने पति पर नज़र रख रही हूँ और कोई काम ही नहीं। किरण की मौजूदगी में तो मुझे किसी पल करार भी नहीं आता था। अगर उसे निकाल देती तो मुझसे घर के कामकाज ना होते। और फिर मैंने मीना की बात पर गौर किया और एक दिन किरण से कह दिया कि मेरे पति की नाइट ड्यूटी के दिन शुरू हो गए हैं। वे सारा दिन घर पर रहते हैं। बेहतर यह है कि तुम अपनी गैर मौजूदगी में रात के वक्त आकर सुकून से सारा काम कर लिया करो। वह भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। मुझे लगा था कि किरण इस बात पर इनकार करेगी और कहेगी कि वे आधी रात को काम करने क्यों आएगी, लेकिन इसके जवाब पर मैं हैरान रह गई जब उसने खुशी खुशी कहा कि जी दीदी ठीक है, मुझे भी साहब के सामने काम करना अच्छा नहीं लगता। मैं कमरे की सफाई करती हूँ तो वे न जाने कितने चक्कर काट जाते हैं। मुझे शर्म सी महसूस होती है। अच्छा है मैं भी उनकी गैर मौजूदगी में सुकून से काम कर लूँगी। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। और अगले दिन किरण सुबह काम पर न आई तो पति ने फौरन ही मुझसे पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हारी नौकरानी नहीं आई, तुम बड़ी सुकून से बैठी हुई हो। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कहा कि मैंने नौकरानी हटा दी है, मैं सारा दिन आपकी सेवा करूँगी और आज जब आप नौकरी पर जाएंगे तो घर के काम भी निपटा दूँगी। वैसे भी आपको मेरा नौकरानी रखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब मैं भी घर के कामकाज करने के काबिल हो चुकी हूँ। शुरू के 3 महीने गुजर गए तो अब मेरी तबीयत थोड़ी सही रहने लगी। मेरे लिए घर संभालना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने असली बात हजम कर ली और खुद मोहन के सामने अच्छी बीवी होने का नाटक रचाया। मैं नहीं चाहती थी कि मोहन को ये बात पता चले कि मैंने किरण को रात में काम के लिए बुलाया है। मुझे यकीन था कि वे इस बात पर एतराज़ करते या फिर उन्हें लगता कि मैं उन पर शक करने लगी हूँ। मैं हर हाल में अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी और घर के सुकून को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मोहन से पूरी बात छुपा ली। अब मोहन रात को 8 बजे अपनी नौकरी के लिए निकलते और इसके बाद किरण जल्दी जल्दी काम भी करती। इसके हाथों में बड़ी फुर्ती थी। मैं इसे काम करते देखती तो सोचती कि पता नहीं मैं कब इस तरह घर के काम करने के काबिल होंगी। वे मुझसे मेरे ससुराल के बारे में भी सवाल जवाब करती। मैंने भी इसे अपनी दुख दिल की सांस्था सुनाई। इसे बताया था कि किस तरह मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था और मैं तंग आकर उनसे अलग हो गई हूँ। वे काम करते करते मेरी बातें भी सुनती और मुझसे हमदर्दी का इजहार भी करती। फिर वे खुद ही बताने लगती कि फलां के घर में फलां की सास भी बहू पर इसी तरह जुल्म करती है। मुझे तो ये सास नाम की बला पसंद ही नहीं है। मैं किरण की बात पर हंस दी और कहा कि क्या करें, ये रिश्ता भी ज़िंदगी के हिस्से ही है। अब हम इसे मिटा तो नहीं सकते। मैं सर हिला कर रह जाती। अब मुझे इससे कोई शिकायत नहीं रही थी, बल्कि हम दोनों के बीच काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। मोहन की नाइट ड्यूटी को हफ्ता हो गया था और इस एक हफ्ते में मोहन मुझसे बहुत खुश थे। उन्हें यही लगता था कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं सारे घर के काम खुद ही करती हूँ। मैं भी उनके सामने सीना चौड़ा करके कहती कि हाँ देखो मैंने कैसे घर के काम किए हैं। मोहन की 1 महीना नाइट ड्यूटी होती थी और 1 महीना दिन की ड्यूटी होती थी। रात को 8 बजे जाते और सुबह के 9 बजे वापस आते। मैं किरण को इतनी रात में वापस अपने घर नहीं जाने देती थी, बल्कि इसे सुबह सवेरे तक रोक लेती थी। रात भर मुझसे बातें भी करती और मेरी सेवा भी। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहने लगा था। वे मेरे पैर भी दबाती, मुझसे बादाम वाला दूध भी पिलाती, बच्चे की सेहत को लेकर तरह तरह के नुस्खे बताती। मैं तो हैरान रह जाती कि इतनी जवान लड़की को ये बातें कैसे मालूम है। लेकिन वे कहती कि दीदी मैं इतने वक्त से लोगों के घरों में काम कर रही हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि प्रेग्नेंट औरत और बच्चे की सेहत के लिए क्या करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वे इतनी जिम्मेदार है और मेरा ख्याल भी बहुत करती है। जब से किरण मेरे साथ रात को रहने लगी थी मुझे रात को नींद भी आने लगी थी। पहले तो मैं सारा वक्त मोहन में इंतज़ार में जागती जागती गुजार देती। ऐसे ही एक रात वो घर के काम काज कर रही थी, साथ ही इसने मुझे बादाम वाला दूध भी पीने के लिए बना दिया। मैं वे पीकर बिस्तर पर लेटी तो मुझे फ़ौरन ही नींद आ गई। आधी रात को मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे मेरी सांस बंद हो रही हो। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी मुझे सांस लेने में काफ़ी मुश्किल होती थी।
क्योंकि गर्मी के दिन थे और इन दिनों में गर्मी का वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता है। मुझे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और अब नींद में भी ऐसा ही लग रहा था जैसे मेरा सांस रुक रहा हो, बल्कि मेरे मुंह पर तकिया रखा हुआ था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, मैंने मचलना शुरू कर दिया। मैं पूरी तरह हाथ पांव चला रही थी, लेकिन मेरे लिए खुद को बचा पाना बहुत मुश्किल था। मेरा दिमाग बंद होने लगा था और फिर अचानक ही मुझे सोच कर हिम्मत हुई कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा भी है, और अगर मैंने इस वक्त अपने हाथ पांव ना चलाए तो हम दोनों ही ज़िंदगी खो देंगे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने ऊपर वजूद को धक्का दिया और किरण को आवाज़ देने लगी। कमरे में अंधेरा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मेरे कमरे में आया है और किसने मेरे साथ ये घटिया हरकत की है। घर के अंदर बहुत सारे कदमों की छाप उभर रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। मैं घबरा गई थी। मैंने अंधेरे का सहारा लिया और तेज़ी से बिस्तर से उठ गई और बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। जो शख्स कमरे में मौजूद था, शायद उसे मेरे कमरे के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वह अंधेरे में मुझे देख नहीं पाया था और मैंने खामोशी से खुद को बाथरूम में बंद किया। एक बात मेरे साथ बहुत अच्छी हुई कि बाथरूम आने तक मैंने तकिए के नीचे रखा अपना मोबाइल मुट्ठी में दबा लिया। अब मेरे पास यही ज़रिया था जिससे मैं खुद को बचा सकती थी। मैंने जल्दी से अपने पति को फ़ोन मिलाया और उन्हें बताया कि घर में चोर घुस आए हैं, क्योंकि मुझे यही लगा था कि कोई रात के अंधेरे में मेरे घर में चोरी की नीयत से आया है। ये सुनकर मोहन परेशान हो गए और उन्होंने गुस्से से मुझे कहा कि मैं बाथरूम का दरवाज़ा ना खोलूं, और उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। मुझे अपने पति का इंतज़ार था। घर की सारी लाइट खुल चुकी थी। घर में जो लोग मौजूद थे वो मुझे तलाश कर रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि मैं बाथरूम में हूँ, इसलिए वे लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। हर गुजरते वक्त के साथ मेरी सांस बंद होने लगी थी। कुछ देर और मुझे इसी तरह बाथरूम में गुजरी तो मैं चकरा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था और जब होश आया तो मेरे सामने मोहन खड़े थे। मैं अस्पताल में बिस्तर पर मौजूद थी। मुझे होश में आता देखकर वे फ़ौरन मेरे करीब आए, मेरे माथे पर हाथ रखा और पूछने लगे कि मैं ठीक हूँ ना। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या था? घर में चोर कैसे घुसे थे? मोहन ने एक दुख भरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, सब तुम्हारे झूठ की वजह से हुआ है। क्यों तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुमने किरण को मेरी गैर मौजूदगी में रात को घर पर बुलाया है? मुझे तो पहले ही दिन वह लड़की बहुत चालाक और धोखेबाज लगी थी। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात न मानी। मैं चोरी चुप के उस पर नज़र रखने लगा। वह जब भी काम करती तो मैं कमरे के बाहर चक्कर लगा लेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे वो तुम्हारी अलमारियों की तलाशी ले रही हो, हमारे सामान को चेक कर रही हो। लेकिन मैं ये बात बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि वे मेरा वहम हो। मैं किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। और फिर जब तुमने मुझे बताया कि तुमने किरण को निकाल दिया है और घर के काम खुद करने लगी हो, तो मुझे सुकून हो गया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम झूठ से काम लोगी और मेरे पीछे एक लड़की को सारी रात के लिए घर बुला लोगी। इसने एक हफ्ते तक तुम्हें दूध में नींद की दवाई दी और तुम्हारे सोने के बाद घर की हर छोटी बड़ी चीज़ का अच्छी तरह मुआयना किया, और ये एक गिरोह के लिए काम करती थी। और फिर जब इसे हर बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया तो इसने जान लिया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे ससुराल से भी कोई वास्ता नहीं है। तो इसने मौका देखकर कल रात अपने पूरे गैंग को हमारे घर बुलाया। तुम तो नींद की दवा लेकर बेहोश हुई थी। इसकी गैंग के लोगों ने आकर ना सिर्फ घर का सारा सामान लूटा, बल्कि जब उन्हें लगा कि तुम होश में आ रही हो तो उन्होंने तुम्हारे मुंह पर तकिया रखकर तुम्हें मारने की भी कोशिश की। अगर तुम कल रात हिम्मत से काम न लेती तो शायद अपनी ज़िंदगी ना बचा पाती, क्योंकि वे गिरोह आज से पहले भी बहुत से घरों में डकैतियाँ डाल चुका है और जो लोग उन्हें देखते हैं वे उन लोगों को कत्ल भी कर चुके हैं। ऊपर वाले ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है, बल्कि हमारा सारा सामान लूट चुका है, क्योंकि मेरे आने तक तकरीबन सारा ही गिरोह फरार हो चुका था। बल्कि किरण पकड़ी गई और इसी के बयान से सारा सच पता चला है। मोहन की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जाने अनजाने में अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी को मुश्किल में डाला था। मैं रोने लगी थी क्योंकि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। मोहन ने मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगा, देखो रीना, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। अगर तुम मेरे घर वालों के साथ मिलजुल कर रहती, मेरी माँ को छोटी मोटी बात
बातों को दिल पर ना लेती तो आज तुम सुकून से ज़िंदगी गुजार रही होती। बड़े बूढ़े के रोने टोकने से ही हम बच्चों को ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका आता है। अगर मेरी माँ तुम्हारे गलत कामों पर तुम्हें ना टोकती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम गलत हो। अकेले रहना, अलग घर में ज़िंदगी गुजारना तुम्हारा हक है, लेकिन मिलजुल कर रहने के जो फ़ायदे हैं वे अकेले रहने में कभी नहीं मिल पाते। अगर तुम मेरे घर वालों के साथ मिलजुल कर रहती तो किरण जैसी लड़की को कभी इतनी हिम्मत न होती कि हमारे घर में घुसकर हमें अपना निशाना बनाती। मैं जानता हूँ कि तुम नौकरी की वजह से तुम्हें घर गृहस्थी नहीं आती, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी घर गृहस्थी से बनती है। चाहे वे नौकरी कितनी ही क्यों ना करती हो, लेकिन घर गृहस्थी तो हर औरत की बुनियाद होती है। अगर आज तुम ये सब नहीं सीखोगी तो कल को अपनी बेटी को कैसे सिखाओगी। मोहन की बातों पर मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि वे सच ही तो कह रहे थे। अगर मेरी सास ने कभी मुझे टोकने की कोशिश की थी तो मैंने भी आगे से अजीब अंदाज में उनसे ज़बान चलाई थी और रिश्तों को बिगाड़ दिया। अचानक ही मेरी नज़र अपनी सांस पर पड़ी जो पीछे ही खड़ी थी। वे मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। जब मोहन पीछे से हटे तो वे आकर मेरे गले से लग गई और कहने लगी, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। मैंने आज तक तुम्हें जब भी डांटा अपनी औलाद समझकर ही डांटा। ये ज़रूर है कि मुझे तुम्हारी नौकरानी से एतराज़ था, क्योंकि मुझे यही लगता था कि नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि हर नौकरी करने वाली औरत चालाक नहीं होती, क्योंकि अगर तुम इतनी तेज़ होती तो किरण जैसी लड़की के झांसे में ना आती। अपनी सास की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाकई में मैं इतनी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी, फिर भी किरण जैसी चालबाज के झांसे में आ गई थी। डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया तो मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपके साथ आपके घर जाना चाहती हूँ। अब मुझे अकेले में रहने में डर लगता है। मेरी सास ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैंने जो कुछ भी कहा था वे गुस्से में कहा था। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। अस्पताल से वापसी पर मैं अपनी सास के साथ अपने ससुराल लौट आई। मोहन भी अपने माँ बाप के पास आकर बहुत खुश थे। मैंने उनकी जड़ें काटने की कोशिश की थी, जिससे वे मुरझा गए थे। अब एक बार फिर वे अपनी आंसरे से जुड़े तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई। मैंने जो सबक हासिल किया था इसके लिए मुझे ठोकर खानी पड़ी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाकी लड़कियाँ बिना ठोकर खाए ये सबक सीख ले। मिलजुल कर रहने में बहुत से फायदे होते हैं। अलग घर हर औरत का बुनियादी हक है, लेकिन घर में बड़े बूढ़ों का होना अच्छा सबब है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? धन्यवाद दोस्तों।